हेलो फ्रेंड्स, आज का स्टॉक एनालिसिस होने वाला है फेडरल बैंक के ऊपर। तो आज आपको बहुत सारे इंसाइट मिलने वाला है इस स्टॉक के बारे में। मैं खुद भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हुआ हूँ हाल ही में। तो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर नहीं हो तो आप पहले से इस वीडियो से निकल जाओ, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये सीरियस लोगों के लिए है। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अभी स्टॉक प्राइस मार्केट ओपन है, तो आज ही के दिन 4% का जंप हम लोग को देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। 163 तक ये स्टॉक प्राइस चला गया है। तो मैं शायद इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे मैंने इन्वेस्ट किया है 145 के आसपास। मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्ट करने के पीछे रीज़न क्या है मैं आगे एक्सप्लेन करता रहूँगा। पहले आप हम लोग स्टॉक की जो चार्ट है उसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो, जब भी ये स्टॉक प्राइस कुछ दिनों से देखो, जब गोल्डन क्रॉसओवर करता है, यानी 7 डे मूविंग एवरेज जब भी 21 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है और 14 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करता है, तो ये स्टॉक प्राइस एक मूव लेता है। ये 126 था, यहाँ से चला गया था 150 के आसपास। तो यहाँ पे भी देखिए अभी सेम एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक अपने 7 डे मूविंग एवरेज को 21 डे मूविंग को क्रॉस कर रहा है। रिसेंटली क्रॉस कर रहा है, लेकिन क्रॉस कर रहा है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। स्टॉक प्राइस यहाँ से भी एक अच्छा खासा मूव लेगा एक शॉर्ट टर्म के लिए, इतना मैं कह सकता हूँ। तो ये है एक शॉर्ट टर्म ओवरव्यू इस स्टॉक के बारे में। तो अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म कितनी टाइम के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, जब से मैं इन्वेस्ट किया हूँ तब से लेकर अब तक ये स्टॉक 12% इंक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये स्टॉक पे ऐसे डाउन करना स्टार्ट कर देगा तो मैं सेल करके निकल जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा जो व्यू है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए है। तो अगर हम लोग अभी स्टॉक का जो चार्ट देखते हैं, तो इस प्राइस ऑफ पॉइंट से इस प्राइस ऑफ पॉइंट तक शायद स्टॉक ने कोई रिटर्न जनरेट करा ही नहीं है। तो इस प्राइस को हम लोग थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमको आसानी हो। तो इस प्राइस ऑफ पॉइंट को देखिए, ये प्राइस ऑफ पॉइंट और इस प्राइस ऑफ पॉइंट को देखिए। तो इसके बीच ये स्टॉक मूव कर रहा है बहुत दिनों से। जब स्टॉक इस रेंज के आगे मूव ही नहीं कर पाया, किस रेंज, 150 के रेंज, और इधर है 120 के रेंज। 150 टू 120 के बीच में ये स्टॉक पिछले 10 पिछले आप कह सकते हैं बहुत लगभग एक साल से, एक साल तो नहीं कहूँगा, 2022 10 इधर 2000, हाँ, अब कह सकते हैं कि लगभग एक साल से भी ज़्यादा टाइम तक ये स्टॉक यहीं पे मूव कर रहा है। और ये हम लोग वीकली चार्ट पे है। और अगर हम इसको डे चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, इस डे चार्ट में देखिए, तो इतने लॉन्ग टाइम के लिए ये स्टॉक इसी रेंज में घूम रहा है। लगभग 2-3 साल ये स्टॉक इसी रेंज में घूम रहा है। तो क्योंकि इस रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है, तो अब एक सॉलिड ब्रेकआउट ले रहा है इस जगह से। अब ब्रेकआउट को भी हम लोग एक बार मार्क कर लेते हैं, तो हम लोग आसानी हो शायद। ध्यान से देखिएगा और कंटिन्यू करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं नहीं चाहता कि कोई अधूरा नॉलेज स्प्रेड हो। मुझे अधूरा नॉलेज पसंद नहीं है। या तो नॉलेज ज़ीरो हो या फिर कुछ भी नहीं हो या फिर पूरा हो। तो देखिए, ये जो ब्रेकआउट जोन है इसको ध्यान से देखो। ये है 158, यानी 160 का है इसका ब्रेकआउट, यानी हाई इसने टच किया था 160। तो 160 को मैं ब्रेकआउट पकड़ के चल रहा हूँ। अगर 160 इसका ब्रेकआउट है तो ये स्टॉक एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अपने ब्रेकआउट को अपने इस ब्रेकआउट जोन को तोड़ रहा है। अब तोड़ रहा है इसका मतलब क्या है, क्या नीचे नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इतने साल तक जो स्टॉक यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड पीरियड को पार किया है, तो इसके बाद जब कोई ब्रेकआउट लेता है तो वो ब्रेकआउट को हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कह सकते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है? क्योंकि फंडामेंटली कुछ महीनों से, इस कुछ सालों से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, जिस वजह से ये जो ब्रेकआउट लेगा तो शायद यहाँ पर जेन्युइन वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर हम लोग इससे पहले की भी चार्ट देखें तो देखिए, जब एक स्टॉक प्राइस यहाँ पर एक टाइम तक कंसोलिडेटेड पीरियड पार किया था, इस जोन को देखिए, 100 से लेकर के 80 के आसपास यहाँ पर मूव कर रहा था बहुत दिनों से देखिए, बहुत दिनों से यहाँ पर मूव किया। यहाँ पे नियर अबाउट और 2-3 साल तक यहाँ पर मूव किया। मूव करने के बाद यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लिया, 90 के 100 का ब्रेकआउट लिया। ब्रेकआउट लेने के बाद यह स्टॉक प्राइस 40% जंप किया, यानी
140 तक आ गया। तो यहाँ पर भी ये सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से अगर स्टॉक ब्रेकआउट लेता है तो आने वाले 1 साल में ये स्टॉक या फिर 6 महीने में तो ये स्टॉक प्राइस शायद 30 to 40% का एक जंप लेगा। तो इस बात को आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रखना। अगर हम लोग उसी के साथ कंपनी की फंडामेंटल्स चेक करें पिछले कुछ दिनों से, और उसके पहले थोड़ा एग्जिट स्ट्रेटजी को भी बोल लेते हैं कि अगर कुछ गलत देखने को मिले तो हम लोगों को एग्जिट कब होना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक सपोर्ट जोन पकड़ के चलूंगा, इस जोन को, इस स्टडी को हटा देते हैं, डिलीट ड्राइंग, ओके। तो देखिए, ये तो ब्रेकआउट जोन है, इसको ब्रेकआउट दिया है। तो अगर नीचे देखिए, जब तक ये स्टॉक प्राइस यहाँ तक है, यहाँ तक मतलब देखिए यहाँ तक यदि यहाँ तक अगर हो, ये जोन को देखिए, ये जोन, ये जोन, इस जोन को मैंने आइडेंटिफाई किया, वो है 142 की जोन। तो अगर स्टॉक प्राइस यहाँ से नीचे आता है, नीचे आता है 142 तक, यानी 142 तक अगर ये स्टॉक प्राइस आता है, आना नहीं चाहिए, उससे पहले ही यहाँ पर एक सपोर्ट ले लेगा। क्योंकि जब देखिए, जब भी कोई ब्रेकआउट लेता है सॉलिड ब्रेकआउट, तो उसके पहले जो पिछला वाला हाई होता है वो इसका सपोर्ट जोन बन जाता है। तो ये 160 या फिर 160 के आसपास वाला रेंज इसका सपोर्ट जोन बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर स्टॉक डाउन करके यहाँ तक आता है, 142 के पास आता है, और अगर स्टॉक में सब कुछ पॉजिटिव रहता है, अगर फंडामेंटल पॉजिटिव होता है और ज़्यादा, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर उसके फार्दर ये स्टॉक प्राइस डाउन करता है तो शायद मैं एग्जिट ले लूँगा। लेकिन यहाँ तक आएगा नहीं, क्योंकि स्टॉक अभी बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में है। तो उसी के साथ अगर हम लोग मेरा RSI को चेक कर ले, जब भी RSI यहाँ पर 70 के आसपास आता है तो स्टॉक थोड़ा बहुत रेस्ट करता है। लेकिन इस वक्त स्टॉक का RSI फिर से 70 के आसपास जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो या कंसोलिडेट करे कुछ दिनों के लिए, बट कोई बात नहीं, स्टॉक प्राइस ऐसे फिर से मूव करेगा। अगर हम लोग उसी के साथ थोड़ा बहुत फंडामेंटल की भी बात कर ले, और वॉल्यूम तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ये हम लोग इजीली देख सकते हैं। तो लास्ट कुछ दिनों से बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम भी हुआ था, कोई बात नहीं, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जोन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि ये भी एक सपोर्ट जोन हो सकता है। तो उसके साथ अगर हम लोग बहुत फंडामेंटल्स की बात करें तो देखिए, स्टॉक का पी अभी 10 पे चल रहा है। ये एक प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक के लिए स्टॉक पी अभी वहाँ 10 यानी रिजनेबल प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का ROE 15 के आसपास है, चलिए ठीक है, ऐसा सही है। एक प्राइवेट बैंक के लिए पी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। अगर हम लोग उसी के साथ कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो 105 इसका बुक वैल्यू ही है। उसी के साथ अगर हम लोग की रेशियो की बात करें तो कंपनी की देखिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक है। कंपनी का जो नीट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.16% है रिसेंटली, ये भी इम्प्रूव होना चाहिए और भी इम्प्रूव होना चाहिए। और ग्रॉस एनपीए को देखिए और नीट एनपीए को देखिए, नीट एनपीए कम होता हुआ दिख रहा है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर हम कंपनी की पी रेशियो की एवरेज कैलकुलेट करें तो अगर हम लोग लास्ट 5 ईयर्स का कंपनी का एवरेज पी देखिए और 10 के आसपास ही है, यानी एवरेज अभी सही है। अगर हम लोग लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज पी देखिए और 10 के आसपास होता है, अभी एवरेज अभी स्टॉक पी 10 के आसपास ही है, नहीं एवरेज पी ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो उसी के साथ अगर हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग अभी प्रोज और कॉन्स की बात करें तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर कंपनी एक्सपेक्टेड गुड रिटर्न, क्वार्टरली अच्छा रिटर्न कंपनी शो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दिखा रहा है लास्ट 5 ईयर्स से, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर देखिए कमियाँ देखिए कंपनी के अंदर। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मैंने पहले ही दिखा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का कम है। उसी के साथ कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी अभी इंप्रूव हो रहा है, 15% के आसपास चला गया है। कॉन्टेंजमेंट लायबिलिटी, एक प्राइवेट बैंक के लिए इतना कॉन्टेंजमेंट लायबिलिटी होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये PSU सेक्टर नहीं है, PSU सेक्टर में ये कॉमन बात होता है। लेकिन एक लार्ज कैप कंपनी, एक प्राइवेट बैंक के लिए ये कॉन्टेंजमेंट लायबिलिटी मुझे सही नहीं लगा, जिस वजह से मैं कहता हूँ कि स्टॉक के अंदर आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंटेनमेंट लायबिलिटी कंपनी में बहुत ज़्यादा है।
अच्छा, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, हाँ मुझे तो ये समझ में आ ही रहा है कि क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है। उसी के साथ अगर हम लोग पीआर की कंपैरिजन देखें तो देखिए कंपनी का जो पी रेशियो है वो बाकी जो प्राइवेट बैंक्स है उनकी कंपैरिजन में थोड़ा कम है। चलिए ये एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। कंपनी का आरओई, HDFC बैंक का आरओई देखिए, ICICI बैंक का आरओई देखिए, और अभी इंडसइंड बैंक का भी आरओई और जो फेडरल बैंक का आरओई है वो लगभग सेम है। तो बाकी जो मेजर टॉप बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक से लेकर के ये, तो उनका आरओई और इसका आरओई बिल्कुल सेम ही चल रहा है, सिवाय HDFC और ICICI बैंक के उनका आरओई ज़्यादा है। यानी और उसी के साथ अगर हम लोग एनपीए की बात करें तो नीट एनपीए कंपनी का कम होता हुआ दिख रहा है। हर एक क्वार्टर में एनपीए कम हो रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो लगभग सेम ही जा रहा है, क्योंकि देखिए कंटेंजमेंट लायबिलिटी भी एक तरीके की एनपीए ही है और उसको हम लोग ग्रॉस एनपीए कह सकते हैं। अगर हम लोग उसी के साथ कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, हर एक साल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, चलिए पॉजिटिव न्यूज़ है। उसी के साथ अगर हम लोग कंपनी की नीट प्रॉफिट की बात करें, नीट प्रॉफिट बहुत इंक्रीज हो रहा है। देखिए लास्ट साल में देखिए नीट प्रॉफिट नियर अबाउट बहुत परसेंट से इंक्रीज हुआ है। अब लगभग 2 साल में आप कह सकते हैं कि नियर अबाउट 40% का जंप है। तो स्टॉक प्राइस में भी ये जंप देखने को मिल सकता है शायद, जिस वजह से बहुत सारे लोग अभी इसका स्टॉक के अंदर बुलिश है। अगर हम लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में देखिए 15%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 38%, जिस वजह से स्टॉक में भी तेजी आ रहा है। उसी के साथ कंपनी का स्टॉक प्राइस उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है जिस हद से लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हुआ है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का इम्प्रूव हुआ है। तो अगर आप स्टॉक के अंदर एक शॉर्ट टर्म व्यू बिल्ड कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप 10 to 20% का एक मूव आप कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी शायद 10% मूव कैप्चर कर चुका होगा। स्टॉक प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आता है तो वहाँ से भी आप कैप्चर कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी थोड़ा बहुत आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, आप कमेंट करके ज़रूर बोलिए आपका ओपिनियन क्या है। अगर आपके पास ये स्टॉक पहले से ही है तो आप वो भी कमेंट में ज़रूर बोलिए, मुझे जानने को मिलेगा। अगर आपके पास और भी ज़्यादा ओपिनियन है आप मेरे साथ शेयर कीजिए, बाकी लोगों को भी पसंद आएगा आपका ओपिनियन। उसी के साथ अगर हम लोग एफ का होल्डिंग देखिए कि लास्ट कुछ क्वार्टर में एफ ने अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है, 2% से इंक्रीज हुआ है। चलिए ठीक है, डी का होल्डिंग थोड़ा थोड़ा इसी के आसपास ट्रेड करता है डी का होल्डिंग, ठीक है। पब्लिक होल्डिंग के थोड़ा कम हुआ है क्योंकि ये होल्डिंग जा रहा है एफआईआई के पास। अगर हम पब्लिक होल्डिंग में देखें तो एक चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। दो नाम देखिए, जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड के पास 1% के करीब इसका स्टेक है, शायद बहुत पहले से ही है कि 1% होने के बाद ही यहाँ पर शो करता है। तो जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड का भी यहाँ पे स्टेक है, और राकेश झुंझुनवाला जी, लेट राकेश झुंझुनवाला जी का भी इस कंपनी के अंदर उनका फैमिली का स्टेक है। तो ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस शो करता है इस बैंक के अंदर। और उसके साथ थोड़ा बहुत और ज़्यादा फंडामेंटल की बात करें, कंपनी की कासा रेशियो देखिए, ये कासा रेशियो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये कासा रेशियो 40% के आसपास होना चाहिए, इसको इम्प्रूव करना होगा कंपनी को कासा रेशियो, तो ही कंपनी का लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। और अगर हम लोग एनुअल रिपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी हम लोगों को देखना होगा कि कंपनी का लोन डिस्ट्रीब्यूशन, लोन बुक कैसा है। उसके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, किसी और वीडियो में देखेंगे। वो भी मुझे पता है थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही है, मैं इतना आपका ओवरव्यू दे सकता हूँ, बहुत अच्छा है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कंपनी का बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है, इसको और ज़्यादा इंप्रूव करना होगा। उसी के साथ ये 16% के आसपास जाए तो अच्छा है, चला भी जाएगा, शायद इंप्रूव हो भी रहा है। उसी के साथ अगर हम लोग थोड़ा बहुत कंपनी की नेट एनपीए देखिए, लास्ट 5 ईयर्स से लास्ट 1 ईयर का देखिए बहुत कम हुआ है, ये अच्छी बात है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, चलिए पॉजिटिव साइन। उसी के साथ रिटर्न ऑन एसेट कंपनी का इंप्रूव हो रहा है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंप्रूव हो रहा है, चलिए पॉजिटिव है। तो नियर अबाउट मेरा जो ओपिनियन है यहाँ पर एक पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। उसी के साथ अगर हम लोग कंपनी की जो फ्यूचर एंड ऑप्शन को है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं तो एक ओवरव्यू हमको मिलता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में चलते हैं तो देखिए कंपनी ने फ्यूचर में जितने भी लोग शॉर्ट्स पोजीशन शॉर्ट सेल करके रखे थे, वो ज़्यादातर लोग शॉर्ट को स्क्वायर अप करके निकल रहे हैं, यानी कम अभी स्टॉक में एक तेजी वाला मूवमेंट
आने का एक प्रोबेबिलिटी बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे देखिए लोग पोजीशन बिल्ड कर रहा है। अगर हम लोग प्राइस को कंसिडर करें 145 की जो रेंज है वहाँ से 150 की जो रेंज है वहाँ से बहुत ज़्यादा स्टॉक में पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुआ है, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुआ है। अभी स्टॉक प्राइस कितने पे चल रहा है? अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है 163, यानी अभी भी स्टॉक में बहुत देरी नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर एक थोड़ा सा बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी के फ्यूचर एंड ऑप्शन में 150 के आसपास बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ है। तो दिस इज़ माई ओवरऑल व्यू अबाउट फेडरल बैंक। तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।